चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास का आगाज इस शेर के साथ। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। आप कदम को आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एक बड़ा ही जबरदस्त क्लास जिसका नाम है आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट और त्रिगना ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का आज हम लोग सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आर्यभट्ट का तारुफ पढ़ेंगे और त्रिगना कौन सी जगह है, यहाँ आर्यभट्ट क्या क्या करते थे, ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। आर्यभट्ट के बारे में और त्रिगना के बारे में एक एक करके आज हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। एक तरफ से देखते हैं सारी चीज बड़ी आसानी के साथ हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट और त्रिगना। और ये है क्या आर्यभट्ट त्रिगना, कौन सा सब्जेक्ट? तो ये मजमून है। क्या है ये? मजमून है ना। ये क्या है? मजमून। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मजमून में अभी है आर्यभट्ट और त्रिगना। ये क्या है? तो मजमून है। एक तरफ से सारी चीजें आज इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आर्यभट्ट की जो पैदाइश है मेरे प्यारे बच्चों, वो पटना से मगरिब खगोल। कहां पे? पटना से मगरिब खगोल में 476 ईस्वी को पैदा हुए। कब? 476 ईस्वी को पटना से मगरिब, है ना, खगोल में पैदा होती है इनकी पैदाइश। किसकी? आर्यभट्ट की। और आर्यभट्ट एक ऐसे साइंसदां हैं जो आज नहीं 1500 साल पहले, 1500 साल पहले वो सारी चीजें, वो सारी, है ना, क्या कहते हैं कि कानून और वो सारी चीजें ये पहले ही बता दिए कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है या कौन सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, जो आज के साइंसदानों के लिए बड़ी रहनुमाई का काम करते हैं। बड़ी रहनुमाई का काम करते हैं। ये 1500 साल पहले वो सारी चीजों को लोगों के लिए दस्तयाब कराकर चले गए। और ये, है ना, पटना से, है ना, कहता है कि 30 किलोमीटर उधर जो है खगोल में एक त्रिगना जगह पर जो है 60 फीट का एक टीला बनाते हैं, जहां पर वो बैठकर, यानी आर्यभट्ट बैठकर रातों को सैयारों और तारों के बारे में तहकीकी काम किया करते हैं। और आर्यभट्ट एक ऐसा शख्स है जिसने ये बताया कि सबसे पहले ये साबित किया कि जमीन गोल है। जमीन क्या है? गोल है। और आर्यभट्ट ने ही, है ना, शून्य का खोज किया, है ना, जीरो का। किसका? जीरो का आविष्कार किसने किया था? ये जीरो का जो आविष्कार है मेरे प्यारे बच्चों, ये आर्यभट्ट ने नहीं किया, इसी ने शून्य का आविष्कार किया, है ना। ये सारी चीजें जो है ये कहां से किया? त्रिगना में 60 फीट का टीला बनाया था। वहीं पे बैठकर ये सारी चीजों को जो है बड़ी आसानी के साथ पता लगाते थे और लोगों तक इल्म नुजूम के जरिए लोगों तक क्या है पता लगा करके पहुंचाते थे, जो आज के साइंसदानों के लिए बड़ी रहनुमाई का काम करते हैं। जैसे बड़े साइंटिस्ट, है ना, क्या पाइथागोरस, उसकी भी रहनुमाई किसने की? आर्यभट्ट ने की। किसने की? आर्यभट्ट ने की। और साथ ही साथ जो है उसके अलावा, है ना, बहुत से, है ना, नासा के जो है जे एंडरसन, है ना, उसकी भी जो रहनुमाई इन्होंने की, है ना। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है 2009 में हो, 22 जुलाई 2009 में, इसका जो है सारी इसकी आगे और पीछे की क्या कहानी है, इन्होंने बड़ी अच्छी, है ना, आसानी के साथ जो है बड़ी अच्छे अंदाज में जो है इसमें सारी चीजों को बताया है। यहाँ का है आर्यभट्ट की वफात जो है 88 साल की उम्र में 564 में, 88 साल की उम्र में 564। देखिएगा इधर एक तरफ से, आर्यभट्ट की जो वफात है 88 साल की उम्र में 564 ईस्वी को हो जाती है। और पैदाइश कब हुआ? 476 ईस्वी को। कहता है कि आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले, यानी 1500 साल कबल, इल्म नुजूम के ऐसे उसूल, ऐसे कानून, है ना, ऐसे उसूल बनाए जो आज के साइंसदानों के लिए रहनुमाई के काम करते हैं। जो आज के साइंसदानों के लिए क्या करते हैं? रहनुमाई के काम करते हैं। और वो रश्क करते हैं किस पर? आर्यभट्ट कर, कि हमारे लिए बड़े अच्छे कारनामे करके गए जो आज हमें क्या आसानी होती है। आगे कहता है कि आर्यभट्ट ने पटना से, आर्यभट्ट ने, ये देख लीजिएगा पटना है, आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर, आ गया ना, आर्यभट्ट ने पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब, जुनूब जानते हैं ना,
दक्षिण को किसको बोलते हैं? दक्षिण, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। दक्षिण को क्या बोलते हैं हम लोग? जुनूब। क्या बोलते हैं? जुनूब, है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसी को आप अगर बोले इसमें किसमें, उर्दू में, फारसी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तर को बोलते हैं शुमाल और दक्षिण को बोलते हैं जुनूब, है ना। पश्चिम को बोलते हैं मगरिब और जो है पूरब को बोलते हैं मशरिक। पूरब को क्या बोलते हैं? मशरिक। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आर्यभट्ट ने पटना शहर से कितना, 30 किलोमीटर जुनूब, है ना, पटना शहर से 30 किलोमीटर दक्षिण जो है मसौड़ी में, कहा जगह का नाम? मसौड़ी के नजदीक तिरीगना में, आ गया ना, तिरीगना में अपने तहकीकी, है ना, अपने तजर्बे का जो कारनामा करते हैं, जो वो सारी चीजें जिसके बारे में उसको ज्ञान नहीं होता है, मालूम नहीं होता, इल्म नुजूम के जरिए वो सारी चीजों को हासिल करते हैं। वह कहता है अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजर्बागाह कायम किया था। क्या किया था? एक तजर्बागाह कायम किया था, है ना, एक खोज करने की जगह कायम किया था। कहता है तिरीगना में ही बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र, आर्य सिद्धांत और तंत्र, इसको देख लीजिएगा आप, आर्य सिद्धांत और तंत्र, आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम जो है किताब उसने लिखा। कहां पर बैठकर? वही तिरीगना में जो 60 फीट का टीला बनाया था, वहीं पर जो है आर्यभट्ट जो है बैठ करके जो है आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम की एक किताब लिखते हैं, जो साइंटिस्ट यानी साइंसदानों के लिए बड़ी रहनुमाई उसमें दी गई है। आगे कहता है कि आर्यभट्ट ने, आगे क्या है कि आर्यभट्ट ने तिरीगना में 60 फीट ऊंचाई का एक टीला बनाया, है ना, 60 फीट ऊंचाई का एक टीला, ऐसे पहाड़ जैसा एक टीला बनाया, जिस पर वो बैठकर रात भर तारों और सैयारों के बारे में तहकीकी काम किया करते थे। कौन सा काम किया करते थे? तहकीकी काम किया, यानी तजर्बे के बुनियाद पर वो सारी चीजें इल्म नुजूम के जरिया तहकीक करते थे कि सैयारा क्या है, सितारा क्या है, सूरज क्या है, रोआ क्या है, चांद क्या है, ये सारी चीजों का पता वही तिरीगना में बैठ करके किया करते थे। फिर आगे कहता है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये साबित किया कि जमीन गोल है। किसने साबित किया? आर्यभट्ट ने। क्या साबित किया? कि जमीन गोल है। और जमीन गोल होने के साथ साथ ये अपने महवर पर घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है ना। क्या करती है? चक्कर लगाती रहती है। आगे पढ़ते हैं कि 2009 का सूरज ग्रहण, 2009 का सूरज ग्रहण, 2009 का सूरज ग्रहण यहां पे लिखा है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? देख लीजिएगा, 22 जुलाई 2009। 21वीं सदी का सबसे, 100 साल का एक सदी होता है, 100 साल का एक सदी होता है, तो 21वीं सदी की बात कर रहा है। कहता है 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को क्या बजे हुआ था? टाइम बता रहा आपको, सुबह 5:29। कब? सुबह 5:29 और 58 सेकेंड। और ये रहा कब तक? मतलब जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण था वो कब हुआ था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। टाइम क्या बता रहा कि 5:29 और 58 सेकेंड जो है ये सूरज ग्रहण रहा था। ऐसा सूरज ग्रहण देखने के लिए 123 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। जब 2009 का सूरज ग्रहण का वाकया पेश आ रहा था, उससे पहले नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जे एंडरसन, और फिर हमारे इसरो, यानी जो भारत में यहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट और अदर जगह के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, साइंसदान, है ना, पटना के अंदर, सूबे बिहार के पटना, है ना, तिरीगना के अंदर सब मौजूद होते हैं कि अभी सूरज ग्रहण होगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन आता है कि सुबह 5 है ना 29 का वक्त होता है। जैसे ही होता है एक आंधी सी, एक तूफान सा जो है आता है, और सारे लोग जो है ना, उस आंधी के चपेट में आ जाते हैं और कुछ नहीं दिखता है। एक सुबह होती है लेकिन फिर शाम दिखने लगता है और एक अंधेरा सा छा जाता है और इस सूरज ग्रहण को लोग नहीं देख पाते हैं। तो फिर वही जो इस सूरज ग्रहण का जो है क्या, जे एंडरसन जो है ये तजर्बा करते करते जो है 2009 के बाद की फिर इस तरह का सूरज ग्रहण कब देखा जा सकता है, तो उसने 200 सफ़हात पर एक किताब लिखा और उसने कहा कि 123 सालों के बाद फिर इस तरह का सूरज ग्रहण हम क्या देख सकते हैं। तो अब क्या कहते हैं कि इस तरह का सूरज ग्रहण हम लोग देख पाए या ना देख पाए, ऐसा
नामुमकिन है कि हम लोगों के इसमें हो, है ना। 21वीं सदी में हुआ है, अब 123 साल के बाद जब अगला सदी आएगा तो फिर हम लोग रहेंगे कि नहीं, लेकिन हमारे जो है ना, जो हमारे बाल बच्चे रहेंगे या उसके रहेंगे तो वो सारे लोग देख सकते हैं। आगे कहा कि हम जमीन के बाशिंदों को, हम जमीन के यानी हम जमीन पर रहने वालों को 2 तरह के ग्रहण का सामना करना पड़ता है। कितने तरह के? 2 तरह के ग्रहण का सामना करना पड़ता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। कितने तरह के? 2 तरह के, एक सूरज ग्रहण और एक चांद ग्रहण का हमें सामना करना पड़ता है। तो सूरज ग्रहण को आप क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। और चांद ग्रहण को आप लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स कहते हैं, है ना। या इसी आप हिंदी में सोलर ग्रहण इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण, या इसको चंद्रमा ग्रहण बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कहता है कि हम जमीन के बाशिंदों को 2 तरह के सूरज ग्रहण का सामना करना, 2 तरह के ग्रहण का सामना करना पड़ता है। तो पढ़ लिए, है ना। यहां देखिए, मुकम्मल सूरज ग्रहण को हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स। यानी जो ग्रहण होता है ना, वो आधी भी, कभी कभी जो पूरी सूरज ग्रहण हो जाए या कभी कभी आधी सूरज ग्रहण हो जाए। अगर पूरी सूरज ग्रहण हो जाए तो मुकम्मल सूरज ग्रहण, अगर आधी हो तो जुजवी सूरज ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आधी हो जुजवी, है ना, आधी हो तो जुजवी सूरज ग्रहण बोलते हैं, मुकम्मल हो, है ना, मुकम्मल सूरज ग्रहण बोलते हैं। इस तरह के जो है फिर हमें 100 सदी के बाद ही, 100 मतलब 100 साल के बाद ही देखने को मिलता है। फिर यहाँ लिखा है बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट, ये चूंकि चांद जमीन का तवाफ करता है। क्या कहता है? चांद जमीन का तवाफ करता है। चांद किसका तवाफ करता है? जमीन का। और जमीन जो है सूरज का तवाफ करता है। किसका करता है? सूरज का करता है। इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ, तवाफ मतलब घूमना, इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी अम्र है। आ जाना लाजमी अम्र है। इस चीज को याद रखिएगा कि चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है। इसलिए चांद और जमीन के इस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी क्या है? अम्र है, लाजमी अम्र है। जैसे मान लीजिए, यहां देख लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सन है। ये क्या है? ये मान लीजिए सन है। क्या है? सन है। ये आप मान लीजिए मून है, चांद है ना। या आप मान लीजिए जमीन है। ये जमीन है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि जो है ये क्या? अर्थ, है ना, जमीन। क्या? जमीन। ये किसका तवाफ करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप पढ़े कि सूरज का। किसका करता है ये तवाफ? सूरज का। किसका तवाफ करता है? सूरज का तवाफ करता है। किसका करता है? सूरज का ये तवाफ करता है। किसका करता है? सूरज का ये तवाफ करता है। किसका करता है? सूरज का, है ना। ये सूरज का तवाफ करता है। कौन? जमीन। जमीन किसका तवाफ करता है? सूरज का। और आप क्या पढ़े थे? चांद जो है वो जमीन का करता है। चांद किसका करता है? चांद जो है मेरे प्यारे बच्चों ये जमीन का तवाफ करता है। किसका करता है? जमीन का करता है। किसका करता है ना। इस तरह आप मार लीजिए ताकि आसानी हो जाए समझ में। जमीन सूरज की तवाफ करती है और चांद जमीन का तवाफ करता है। चांद किसका करता है? जमीन का करता है ना। यहां निशान दिया हुआ आपका। चांद किसका करता है? तो जमीन का तवाफ करता है। जब मेरे प्यारे बच्चों ये जमीन चांद सूरज का तवाफ करेगी, जब ये जमीन जो है ये सूरज का इस तरह जो तवाफ करेगी, ठीक, कोई बात नहीं, ये सूरज का तवाफ करेगी। और जब सूरज का तवाफ करेगी तो चांद जो है बीच में आ जाएगा। चांद कहां आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और जब चांद जो है जमीन का तवाफ इस तरह जो करेगी, है ना, फिर ये बीच में आएगा। तो कहता है कि ये सूरज है ना, ये सूरज, इसका जो प्रकाश है ये जमीन पर मुकम्मल नहीं जा पाता है। जब यहां से इसकी प्रकाश निकलती है इस तरह करके, है ना, इस तरह करके जब इसकी प्रकाश यहां से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसकी प्रकाश कहां आनी चाहिए?
जमीन में आनी चाहिए, जमीन में आनी चाहिए ना। लेकिन जमीन पे ना जाकर के मेरे प्यारे बच्चों इसकी प्रकाश जो है, जब चांद जो है कहता है कि 100 सदी के बाद 100 साल जो होता है, जब ये जमीन जो है सूरज की तवाफ करती है और चांद जो है जमीन का तवाफ करता है, तो चांद बीच में आ जाता है। जब चांद बीच में आ जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों सूरज का जो रोशनी होता है, जो प्रकाश होता है, ये जमीन पर मुकम्मल तौर पर नहीं जा पाता है। जब जमीन पर मुकम्मल तौर पर नहीं जा पाता है क्योंकि बीच में चांद हाइल हो जाता है। बीच में जब चांद हाइल हो गया तो इसकी रोशनी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये चांद आधा इसकी प्रकाश को रोक लेता है तो आधा सूरज ग्रहण होगा। अगर पूरी रोशनी को यानी पूरी प्रकाश को चांद सूरज का रोक लेता है तो पूरा सूरज ग्रहण होगा। इसी को बोलते हैं, है ना, कि जो है जमीन सूरज की तवाफ करती है और चांद जमीन का तवाफ करता है, तो पता चला सूरज अपनी जगह पर साकित रहता है। सूरज अपनी जगह पर क्या रहता है? साकित। सूरज अपनी जगह पर क्या रहता है? साकित रहता है। तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि जब सूरज अपना क्या कहता है कि रोशनी जमीन पर पूरा नहीं भेज पाता है, बीच में चांद हाइल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? सूरज ग्रहण। और जब चांद जो है अपना प्रकाश मुकम्मल तौर पर जमीन पर नहीं भेज पाएगा, अगर सूरज आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? चांद ग्रहण हो जाएगा। तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। यहां से सवाल आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, आपका आर्यभट्ट की पैदाइश कहां होगी? तो आपका ऑप्शन है बिहार। कहां पे हुई थी? बिहार। कहां पे? बिहार। सवाल नंबर 2 है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहां कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहां कायम किया? तिरिगना में, है ना। तिरिगना में 60 फीट का टीला बनाया था और वहीं अपना तजर्बागाह क्या किया था? कायम किया था। कहां किया था? तिरिगना में। सवाल नंबर 3 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में गुप्त आहत को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त आहत को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। और ये सुनहरा दौर है ना, बड़ा अच्छा दौर था। वहां पे जो है बड़े बड़े, आप पढ़े होंगे शायद हिस्ट्री वगैरह में 12th का, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था वो बड़ा अच्छा काल है, जहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइंसदां जो है ना, बड़े बहुत सारी चीजों का आविष्कार करते हैं, इजाद करते हैं। ये उसी का दौर है। हिंदुस्तान में गुप्त आहत को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? जवाब मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस। किसके? आप मैथ में, है ना, 10th तक का मैथ में पढ़ते हैं ना इसको, पाइथागोरस को। पाइथागोरस पर में क्या है? तो वही, इसकी रहनुमाई भी किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सवाल नंबर 5 आपके सामने, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहत से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस आहत से था? गुप्त आहत से। किस आहत से था? गुप्त आहत से था। यहाँ पे मुख्तसर सवालात फिर है, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे होता है। जैसे कि अभी मैं आपको जो है बोर्ड के माध्यम से, है ना, लिख करके बताया। तो वही यहाँ सवाल है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दुनिया में पेश आने वाला एक जोग्राफियाई, है ना, एक भौगोलिक, है ना, एक जोग्राफियाई वाकया है। इसकी सूरत यह होती है कि सूरज या चांद, इसकी सूरत यह होती है कि सूरज या चांद पर, है ना, क्या कह रहा है? सूरज या चांद पर मुकम्मल तौर पर पर्दा या साया पड़ जाने को चांद या सूरज ग्रहण कहते हैं। चांद या सूरज ग्रहण कहते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर क्या कह रहा है कि पर्दा या साया चांद या सूरज पर पड़ जाने को फिर क्या कहेंगे? चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण। अगर सूरज का, है ना, सूरज की जो रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती है, बीच में चांद हाइल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? सूरज ग्रहण होगा। अगर फिर चांद की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती है, बीच में सूरज आ जाता है, तो फिर चांद ग्रहण होगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए, है ना। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश, उनकी पैदाइश की जगह कहाँ है, ये इस पर हमको रोशनी डालने के लिए कहा रहा है। क्योंकि आर्यभट्ट की जो जाए पैदाइश है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी को जो है ना, मुकम्मल तौर पर जो है पता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने पता लगाया। तो पता लगाने के बाद जो उनको तहकीक से मालूम चला, पता चला, उसको लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है आर्यभट्ट की जाए पैदाइश, यानी पैदाइश की जगह। पैदाइश की जगह पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंदाजा से पता चलता है कि पटना, अंदाजा से पता चलता है कि पटना के
करीब खगोल में, पटना के करीब खगोल में पैदाइश हुई। कहां? पटना के करीब खगोल में पैदाइश हुई। फिर आगे कहता है खगोल का माना इल्म नुजूम से है। खगोल का माना किसका है? इल्म नुजूम से है। और आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्म नुजूम से है ना, और आर्यभट्ट का ताल्लुक भी इल्म नुजूम से था। इसलिए तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि इनकी पैदाइश 476 ईस्वी में हुई, 476 ईस्वी में हुई और 88 साल की उम्र में 564 में वफात हो गई। कितने साल की उम्र में? 88 साल की। 476 ईस्वी को पैदा होते हैं और 88 साल की उम्र में 564 ईस्वी को इनका वफात हो जाता है। किनका? आर्यभट्ट का। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंख से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? है ना, जाहिर सी बात है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं कि सूरज ग्रहण को हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। तो नहीं देख सकते थे, क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका जवाब दीजिए आप। जवाब लिखा है सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे, अगर नंगी आंखों से देखा जाए, अगर नंगी आंखों से देखा जाए, अगर नंगी आंखों से देखा जाए तो साइंसदानों का कहना है कि मुमकिन है, मतलब ये हो सकता है कि आंखों की बीनाई, मतलब आंखों में हमारी जो रोशनी है जिससे हम लोगों को देखते हैं, वही का आंखों की जो बीनाई, आंखों की बीनाई जा सकती है। आंखों की बीनाई क्या हो सकती है? जा सकती है। हाँ, फिर आगे कह भी रहा है कि हाँ, बर्तन वगैरह में, कहां पे? बर्तन वगैरह में पानी रखकर, बर्तन वगैरह में पानी रखकर उसके अक्स को पानी में देख सकते हैं। क्या कहा? कि बर्तन में पानी रख करके सूरज के अक्स को हम पानी में देख सकते हैं, या फिर उसके लिए खास किस्म का शीशा, ग्लास आता है, उसको लगा करके आप सूरज ग्रहण देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। देखिएगा आंसर, 2009 का सूरज ग्रहण एक तारीखी अहमियत रखता है, एक तारीखी अहमियत रखता है। यह सूरज ग्रहण 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण है। इस तरह का सूरज ग्रहण फिर 100 सदी के बाद, है ना, 100 साल के बाद, 100 सदी के बाद देखा जा सकता है। नासा के एक साइंटिस्ट या साइंसदां, नासा के एक साइंसदां जे एंडरसन जो गुज़िश्ता, याद रखिएगा, जो गुज़िश्ता 20 सालों से, कितने सालों से? 20 सालों से 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण, 2009 में जो पेश आया था सूरज ग्रहण, उसके बारे में नासा के जो एक साइंसदां है जे एंडरसन, कहता है 20 सालों से, जो 2009 में, उससे पिछले 20 सालों से 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में वो तहकीक कर रहा है। कहता है 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। उसने बताया कि इस ग्रहण के मुशाहदा के लिए, इस ग्रहण को देखने के लिए, जायजा के लिए मुनासिब तरीन जगह क्या है? त्रिगना। मुनासिब तरीन क्या जगह क्या है? त्रिगना है। चलिए आगे देखते हैं। ये तवील सवाल थे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देखिए। आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायजा लें, यानी आर्यभट्ट जो साइंसी काम, जो इजादात किए हैं, या फिर उन्होंने कौन सी सारी चीजें लोगों के लिए किए, वही कहा कि आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों को तफसीली जायजा बयान कीजिए। चलिए देखते हैं। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त आहद को सुनहरा दौर कहा जाता है। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। इस दौर के हुक्मरान ना सिर्फ ये कि इल्म दोस्त थे और इंसाफ पसंद थे, बल्कि आलिमों, देख लीजिएगा, बल्कि आलिमों और साइंसदानों की रहनुमाई भी क्या करते थे? आलिमों और साइंसदानों की रहनुमाई। ये नहीं कि कुछ कर रहे तो फिर
सिर्फ अपना ही कर रहे नहीं बल्कि दूसरे का भी ख्याल रखते थे। किसी को अगर किसी काम में कोई दिक्कत हो तो उसकी भी रहनुमाई यानी गाइडिंग कर दिया करते थे। वही कहता है बल्कि आलिमों और साइंसदानों की भी रहनुमाई क्या करते थे। आगे, आर्यभट्ट ने मशहूर माहिर इल्मे रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई भी की। आर्यभट्ट ने अपने तहकीकात यानी जो त्रिगना में बैठकर जो तहकीकात किया करते थे उनके जरिया, वही कह रहा है कि आर्यभट्ट ने अपने तहकीकात के जरिए से पहली बार ये साबित किया कि जमीन गोल है और ये अपने महवर बड़ी हाथ से महवर होगा, इसको कर लीजिएगा। है क्या कहा? ये साबित किया कि जमीन गोल है और ये अपने महवर पर घूमते हुए अपने महवर बोले तो अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। किसकी गर्दिश करती है? जमीन किसकी गर्दिश करती है? सूरज की गर्दिश, यानी सूरज की तवाफ, सूरज का चक्कर लगाता है। आज से 1500 साल कबल, आज से 1500 साल लिख लीजिएगा, 1500 साल कबल यानी पहले आर्यभट्ट ने इल्मे नुजूम के ऐसे वसूल यानी ऐसे है ना कानून, ऐसे उसूल कायम किए जिनको देखकर आज के साइंसदा हैरत ज़दा हैं। जिनको देखकर आज के साइंसदा क्या है? हैरत ज़दा हैं। ये आर्यभट्ट जो ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जो हमारे लिए क्या बहुत ही फायदामंद और कारआमद दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर से ये सारी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया और सारी चीजों को मैं अच्छा तरीका से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप बस हौसले के साथ और कदम को मजबूती के साथ जमाए रखें और पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम एक दिन जरूर चूमेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में पैसा तो लगता नहीं, और साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन।